एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट 4 जो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन का दिया गया था। ठीक है, टेस्ट दिया सबने। चलो स्टार्ट करते हैं। लो इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है एफसीसी लैटिस है। ठीक है, एफसीसी लैटिस दिया हुआ है और इसमें ये बोला जा रहा है कि ए कॉर्नर पे और बी क्या है, फेस सेंटर पे है। ठीक है, तो एफसीसी लैटिस लैटिस पता है। एफसीसी तीन टाइप पढ़े थे, एससीसी पढ़े थे, बीसीसी पढ़े थे, एफसीसी पढ़ा गया था। और जैसे ही क्या था, कॉर्नर वाले थे, एज सेंटर था, एंड सेंटर था, तो बट इतने ज्यादा यूज में नहीं आते। एचसीसी, बीसीसी और ये एफसीसी ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, एचसीपी भी था। इसमें कहा जा रहा है कि दो एटम फ्रॉम कॉर्नर आर रिमूव्ड, तो सारे कॉर्नर से क्या करें, दो दो एटम, कॉर्नर के एटम को रिमूव कर दे रहा है, दो एटम को। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो इसमें सिंपल करना होता है कि जो जो एटम है जहां से रिमूव कर रहे हैं तो उनके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकाल लेते हैं और उनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लेते हैं। वही क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ ए कॉर्नर पे है, तो पहले कितना था, 8 था। अभी कितने रिमूव कर दिए गए, 2 रिमूव कर दिए गए, तो ये कितना बचा, 6। बी कितना हो गया, पहले के ए फेस सेंटर कितना था, 6 हो गया। अब इनका कंट्रीब्यूशन देख लो, इसका ए कितना हो जाएगा, इफेक्टिवली के ए कितना आएगा, 6 इंटू कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। बी कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1/2। कितना कंट्रीब्यूशन होता है, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना 2 होता है। तो यहाँ से ये आ गया 3 और यहाँ से आ जाएगा 3/4। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3/4 और बी 3 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, A3B 12 हो सकता है, या इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, AB4 लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, AB4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, क्या कह रहा है। इन द फ्लोराइड स्ट्रक्चर CF2 कैल्शियम +2 2 CCP में है, F- क्या है, ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड में। देखो ये डायरेक्ट याद रखने वाला है कि जो फ्लोराइड रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर था, ZnS टाइप का स्ट्रक्चर था, CaCl टाइप का, फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड L2O3 टाइप का डायमंड टाइप के स्ट्रक्चर था। तो ये सारे स्ट्रक्चर आयनिक सॉल्यूशन को याद रखना था कि कौन कौन से में कौन कहाँ में, कैटायन कहाँ प्रेजेंट होता है, एनायन कहाँ प्रेजेंट। तो CF तो फ्लोराइड टाइप में साइज किसका ज्यादा होता है, कैटायन का साइज ज्यादा होता है, एनायन का साइज कम होता है, इसलिए ये क्या होता है, CCP में होता है। और F कहाँ पे होता है, ऑल टेट्राहेड्रल वाइड में होता है, टेट्राहेड्रल वाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर जाएगा, कैल्शियम +2 का CCP में हो जाएगा और F- क्या हो जाएगा, ऑल टेट्राहेड्रल वाइड में हो जाएगा। नंबर थर्ड देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स दिया होता है NiCN2-H। तो देखो इनमें लिमिटिंग रेडियस रेशियो बताता है। देखो लिमिटिंग रेडियस रेशियो पढ़ा जाता है R+R+/R-, जिसका साइज छोटा होता है उसको ऊपर रखते हैं और जो इसका साइज बड़ा होता है, ये कोई जरूरी नहीं कि कैटायन ही हमेशा क्या हो ऊपर, एनायन भी ऊपर आ सकता है। और जो साइज ज्यादा होगा उसको क्या रखेंगे, जिसका साइज बिग होगा उसको क्या रखेंगे नीचे। तो ये R+R- कैटायन एनायन का क्या पढ़े थे, रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो पढ़ा गया था। तो ये वाला रेंज किसके लिए था, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। जैसे देखो ये 0.155 से 0.225 किसके लिए था, ट्राइगोनल प्लेनर के लिए था, ट्राइगोनल प्लेनर के लिए था। ये किसके लिए था, 0.414 से 0.732 तक का स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर हो गया या फिर टेट्राहेड्रल हो गया, सॉरी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर के लिए था। और ये था तुम्हारा टेट्राहेड्रल के लिए। तो अब देखो लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCN4 है। तो इसमें क्या होगा, इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कौन सा आएगा, ये कोऑर्डिनेशन में पड़ा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, निकेल पे क्या आता है, +2 आएगा, तो 3D8 आएगा, 3D8 और इसकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, DsP2, स्क्वायर प्लेनर आएगा। स्क्वायर प्लेनर का रेंज कौन सा हो जाएगा, 0.414 से 0.732। ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कि AgI हैज स्ट्रक्चर ऑफ ZnS टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और डेंसिटी दिया हुआ है तो इसका एज लेंथ बताना है। ठीक है, तो पहले तो इसकी डेंसिटी और ZnS टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसमें ZnS में कितने
एक यूनिट में कितने फॉर्मूला यूनिट होता है 4, यानी जेड इक्वल टू इसके लिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा एजीआई के लिए। अब डेंसिटी इक्वल टू लिखो क्या होता है जेड एम डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब, इसकी वैल्यू देखो 5.67, जेड की वैल्यू हो गया 4, एटॉमिक वेट इसका 108, 127 करेंगे तो कितना आ जाएगा 235 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 और यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब निकालने के लिए इसको इधर कर लेते हैं। ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 235, 5.67 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ए क्यूब है तो पहले तो इसको क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा -23, 10 पर -23 ए क्यूब है तो 10 पर -24 बनाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे एक जीरो बढ़ा के यहाँ पे क्या कर लेते हैं 10 पर -24 कर लेते हैं, क्योंकि ये आ जाएगा कितना 10 पर -8, 10 पर -8 सेंटीमीटर, यानी कि वही क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से चलो 3.02 इसको सॉल्व कर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली कितना है 6 पॉइंट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.5 इंटू 10⁻20 -8 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर वही एंगस्ट्रॉम कर लेंगे 6.50 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्स क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना एक बार आंसर। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या करें सिंपल सा है, आयनिक रेडियाई दिया हुआ है Rb प्लस और I माइनस का 1.46 और 2.16 एंगस्ट्रॉम। देन द मोस्ट प्रोबेबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो कौन सा इसमें से स्ट्रक्चर होगा, तो देखो कौन से टाइप का हुआ है CaCl टाइप का, NaCl ZnS CF2 टाइप का। तो देखो इसमें केवल लिमिटिंग रेडियस रेशियो से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सीजीएम होता है वो कहाँ पे होता है क्यूबिकल वॉइड में होता है, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है। इन दोनों में कहाँ पे होता है एक में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में, एक में कंप्लीट टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो होते हैं, इनका लिमिटिंग रेडियस रेशियो निकाल लेते हैं Rb प्लस और I माइनस का। तो 1.46 डिवाइड क्या कर लो 2.16 कर लो, डेसिमल हटा देते हैं, चलो 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 73 और ये कितना आ जाएगा 2.108 आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाइड करने के लिए इसको 73 क्या करते हैं 72 लिख देते हैं, 108 9 से डिवाइड कर दो 8 और ये क्या हो जाएगा 1 और 2 12 हो जाएगा। और सॉल्व करो इसको कितना आ जाएगा 4 से करेंगे तो 2/3 यानी कि 0.67 के आसपास आएगा। 0.67 तो अब देखो ये किस रेंज में आ रहा है, कौन से रेंज में 0.414 से लेके 0.732 के रेंज में। ये कौन सा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सा होगा NaCl में जो Na प्लस होता है वो कहाँ पे होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है Cl में जो FCC लैटिस के। तो आंसर कौन सा हो जाएगा NaCl टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन 2 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल ऑफ वाटर में क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2 मोल ऑफ वाटर है, इसमें क्या कर रहे हैं 1 मोल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब ये हो गया वाटर का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA0 और ये हो गया सॉल्यूशन का वेपर। इन दोनों का क्या बताना है रिलेटिव रेशियो बताना है। तो रेशियो क्या हो जाएगा ये राउल्ट्स लॉ से पता है, PA इक्वल टू क्या होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है PA0 XA। ये XA क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है। बस यहाँ पर रख दो PA/PA0 की वैल्यू कितना हो जाएगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्वेंट का मोल क्या होगा ऊपर होगा, तो 2 डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 2/3। तो ये क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड कितना दिया हुआ है 7.65 atm दिया हुआ है। ठीक है, एट 310 केल्विन। देन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक। इसी देखो ये ब्लड का प्रेशर है
और इसके आइसोटोनिक कौन सा है, ग्लूकोज का सोल्यूशन है जो आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है, जिनका पार्शियल क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो पाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 2 कर देते हैं। तो इसका तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया होगा, 7.65, और इसका बताना है, इसका आइसोटोनिक के इक्वल है। तो अब इसका आइसो क्या लिखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि पूछा क्या गया, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम पूछा गया है कि उसका सोल्यूशन क्या क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ वेट बाय। तो मान लेते हैं x परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम है, x परसेंट वेट बाय वॉल्यूम है। तो अब क्या होता है, तो अगर x है तो यहाँ पाई इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, CRT लिखते हैं। अगर आई इक्वल टू आई CRT होता है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के लिए आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो CRT लिखेंगे, C यहाँ पे क्या होता है, मोलरिटी होता है। तो परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम को हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोलरिटी में। तो वेट बाय वॉल्यूम को मोलरिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या था, x इंटू क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाई इसका क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास कर लेते थे। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 180, ये आ गया मोलरिटी, C हो गया ये। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ R की वैल्यू कौन सा देगा, देखो यहाँ पे ATM है तो ATM लीटर वाला यूज करेंगे। तो 0.0821 या 1/12 यूज कर लेते हैं इसके लिए। और यहाँ से कितना है, 310 केल्विन में हो जाएगा, CRT हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 7.65 इंटू 180 डिवाइड इंटू 12 कर लो, 10 इंटू 310। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आंसर क्या आएगा, 5.41% कुछ करके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, ठीक है, लोअर्ड 10 mm ऑफ Hg, मतलब बेंजीन होगा उसका कुछ किसी टेम्परेचर पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया होगा। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक फिक्स वेपर प्रेशर होगा उसका। अगर उसमें कोई सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो कितना कम हो जा रहा है, 10 mm ऑफ Hg क्या हो जाएगा, कम हो जा रहा है। पहले कितना था, 750 mm ऑफ Hg का PA0 था। कब, जब 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास बताना है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा। तो देखो इसको दो तरीके से कोई सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें आंसर आ जाएगा। एक तो ये पढ़े दोनों, PA0 माइनस PS डिवाइड बाई PA0 इक्वल टू क्या होता है, XA होता है, मतलब एक्स भी होता है। तो XB डिवाइड बाई NB डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, Na प्लस NB। यहाँ B क्या होगा, सॉल्यूट के मोल हो जाएंगे, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे देखो वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास दो बार आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, PA0 माइनस PS डिवाइड बाई क्या होता था, PS होता था। ये किसके बराबर था, Na अपॉन NB, मतलब NB भी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट के लोग हो गए, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के लिए। अब चलो PA0 माइनस PS, तो ये तो दिया हुआ 10 mm ऑफ Hg, 10 mm ऑफ Hg क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। PS कितना हो जाएगा, देखो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, 750 mm ऑफ Hg है। तो 10 mm ऑफ Hg कम हुआ तो वो कितना होगा, 740। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 740 हो जाएगा। यहाँ से वेट इसका दिया हुआ है 2 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। यहाँ पे दिया 78 ग्राम, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 78 ही होता है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये तो क्या होगा, कैंसिल होकर 1 आ गया। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 740 इंटू 2 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 148 ग्राम। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 148 ग्राम क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इससे भी करोगे तो आंसर, ऐसे भी करोगे तो भी क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। देखते हैं, ठीक है। कह रहा है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B, A और B क्या है, दोनों वोलेटाइल है, उनका टोटल वेपर प्रेशर किसके टर्म में दिया हुआ है, ऐसे 180 XA प्लस 90, मतलब XA क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A होगा। तो इनके प्योर सॉल्वेंट का क्या बताना है, मतलब इनके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर का रेशियो बताना है। तो देखो इसको करने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो सिंपल, पहले फॉर्मूला वाला तरीका बता देते हैं। फॉर्मूला क्या बताए थे कि अगर मान लो XA के टर्म में दिया हुआ है, तो XA के टर्म में दिया हुआ है तो XA के टर्म में P टोटल का फॉर्मूला लिखो, अब उससे कंपेयर कर लेंगे। P टोटल मान लो अगर XA के टर्म में लिखना होता है तो A लास्ट में आ रहा है तो स्टार्ट कहाँ से करना होता था, B से करना था। तो क्या लिखेंगे, PV0 प्लस PA0 माइनस PV0 इंटू XA, ये हो जाएगा। अब इसको इससे कंपेयर कर लो, PV0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 90 है,
जो मल्टीप्लाई में नहीं एक्सेप्ट किया, तो पीवी नॉट कितना हो जाएगा 90, और पीए नॉट माइनस पीवी नॉट कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे 90 पुट कर देंगे, माइनस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो ये पीए नॉट कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, और पीए नॉट अपन पीवी निकालना है तो 270 डिवाइड बाई 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं अगर फॉर्मूला याद है, लिखने का तरीका पता है तो। नहीं तो दूसरा एक और तरीका था आसान, उसमें क्या करना था, अगर मान लो कि एक्सए की वैल्यू यदि 1 है, तो जो पूरा का पूरा एक्सए 1 है, मतलब पूरा पूरा केवल यही है, तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, ए का वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो एक्सए 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो पीए नॉट आ जाएगा 180 इंटू 1 प्लस 90। तो पीए नॉट कितना आ जाएगा, मतलब पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, पीए नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 270, और अगर एक्स ए क्या हो जाएगा 0 हो जाए, अगर एक्स ए 0 होगा तो एक्स बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी जो तब आएगा वो क्या आ जाएगा पीवी नॉट। तो 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और फिर 270 डिवाइड बाई 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। तो इससे करो या इससे करो, दोनों में से कोई सा भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि ग्लूकोज का एक्वा सोल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या दिया हुआ, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या दिया हुआ 100.1 डिग्री सेंटीग्रेड, केवी दिया हुआ वाटर का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है ग्लूकोज का, और वेट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये इस तरह के फॉर्म में क्या करना है, डेल्टा टीवी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, अभी 100.1 है, तो क्या हो जाएगा 0.1 आ जाएगा डेल्टा टीवी की वैल्यू, और डेल्टा टीवी इक्वल टू कितना होता है आई के वी इंटू एम होता है, मोलिलिटी होता है। तो डेल्टा टीवी देखो 0.1 दिया हुआ, आई की वैल्यू 1 ले लेंगे क्योंकि ग्लूकोज है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, केवी की वैल्यू 0.5, मोलिलिटी क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वाटर, केजी सॉल्वेंट में वाटर, मतलब सॉल्वेंट का वेट केजी में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मोल मान लो एन मोल है, ठीक है, पहले मोल निकाल लेते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आ जाएंगे। मोल डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना हो जाएगा 0.1 केजी, वाटर का वेट कितना दिया 100 ग्राम। तो यहाँ से मोल निकाल लो, तो मोल कितना आ जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 0.5, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो कितना मोल इक्वल टू 0.01 पर डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेगा 0.1 डिवाइड बाई 5 यानी कि 0.02 आंसर आ जाएगा। मोल आ गया तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 0.02 इंटू 6.02 इंटू 10^23, तो ये कितना जाएगा 12 पॉइंट कुछ करके आ जाएगा 10^21, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें क्या कह रहा है कि वेट ऑफ कंपाउंड कितना दिया हुआ है 0.643, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं बेंजीन में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 50 ml का क्या है दिया हुआ है सोल्यूशन दिया हुआ बेंजीन का, बेंजीन में हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है 50.15 से कितना हो जा रहा है 50.03 हो जा रहा है, सॉरी 50.51 से कितना हो जा रहा है 50.03 हो जा रहा है, और के एफ कितना दिया हुआ 5.12। तो क्या करते हैं देखो डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे इसमें से पहले। तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना 11 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 4.4 कितना हो जाएगा इतना डिग्री सेंटीग्रेड 0.48 आ गया। अब इसको रख दो 0.48 इक्वल टू डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है आई के एफ इंटू एम। अगर आई के बारे में नई इंफॉर्मेशन दिया गया तो आई कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे, तो के एफ इंटू क्या हो जाएगा के एफ इंटू मोलिलिटी होता है। चलो अब मोलिलिटी जो दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पुट कर लेंगे 0.48 हो गया, के एफ की वैल्यू कितना दिया हो 5.12, मोलिलिटी क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। तो देखो वेट इतना दिया हुआ है 0.643 डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या करना है फाइंड करना है, ये तो मोल हो गया। नीचे क्या रखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, तो देखो इसके लिए क्या दिया सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है डेंसिटी दिया है, तो वेट निकाल सकते हैं। वेट कितना आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 0.879 इंटू क्या करेंगे 50 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा इतना ग्राम में आ जाएगा, उसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 0.879 इंटू 50, ये ग्राम में आएगा। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 1000 से डिवाइड करोगे, यहाँ ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट इधर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 5.13 इंटू 0.643
इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.48 इंटू ये कर लेंगे 0.879 इंटू 80। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 156 आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना आगे, ठीक है। 12 देखते हैं, कह रहा है कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होने के लिए चलो इनके एक और सोल्यूशन होंगे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100, अब इसमें मिलाने के बाद से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया ना हाईएस्ट, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो जितना ज्यादा डेल्टा टीएफ होगा, डेल्टा टीएफ की वैल्यू जितना ज्यादा होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा उतना कम आएगा, क्योंकि उतना माइनस करना पड़ेगा हमें। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू ये होने के लिए डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या होना चाहिए लेस होना चाहिए। तो सबसे कम डेल्टा टीएफ जिसके लिए रहेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा ज्यादा आएगा। चलो डेल्टा टीएफ डिपेंड किस पे करता है आई के एफ इंटू एम, के एफ तो कांस्टेंट है आई और एम पे। तो देखो यहाँ पे मोलैरिटी दिया हुआ है, यहाँ पे मोलैलिटी दिया रहता है, बट जब अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे, मोलैरिटी को इक्विवेलेंट मान के कर सकते हैं, ठीक है। कि जो मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में रहेगा वही मोलैलिटी के रिस्पेक्ट में आएगा, दोनों कंसंट्रेशन टर्म है तो ऐसा कर लेते हैं। तो आई इंटू एम की वैल्यू क्या होना चाहिए, आई इंटू एम की वैल्यू सबसे क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, जिसके लिए सबसे कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा ज्यादा आएगा। तो चलो देख लेते हैं, इस सबके लिए आई इंटू एम की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 2, आई की वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। इसमें करेंगे तो 1.5 इंटू AL3 आई कितना आ जाएगा 4, तो ये आएगा 6, ये आएगा 4, ये आएगा 6, और यहाँ पे कितने आंसर आएंगे 5 इंटू 1 करेंगे तो ये कितना आएगा 5, और यहाँ पे 3 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 यानी कि 3। तो सबसे कम वैल्यू किसका आई इंटू एम की वैल्यू सबसे कम किसका है यूरिया के लिए, तो इसके लिए आई इंटू एम की वैल्यू सबसे कम है, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या है सबसे कम आएगा, डेल्टा टीएफ की वैल्यू सबसे कम आएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ये 3m यूरिया क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है। इसमें 3 से 4 सोल्यूशन दिए, चारों सोल्यूशन में सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होने के लिए क्या कंडीशन है, डेल्टा टीएफ क्या करते हैं टीवी में क्या करते हैं डेल्टा टीवी ऐड करते हैं, तो क्या आता है टीवी डैश आ जाता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो उसमें ऐड करना है तो डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, जितना ज्यादा कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा उतना लोवेस्ट आएगा। अब डेल्टा टीवी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा आई के बी इंटू एम, आई पे और एम पे। तो देखो आई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और के तो कांस्टेंट है। यहाँ एम में देखो क्या आएगा नीचे डिवाइड में मॉलिक्यूलर मास आएगा, यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम दिया होगा, सॉल्यूट का वेट बाई वॉल्यूम दिया रहेगा। तो वेट तो क्या है सबका कांस्टेंट है 1% दिया हुआ है अगर एक फिक्स वॉल्यूम है तो वेट कांस्टेंट है ऊपर, तो मोल निकालने के लिए क्या करें डिवाइड में मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो जो डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या होना चाहिए आई और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा। तो आई की वैल्यू पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि आई की वैल्यू 1 2 3 4 में आएगा और मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा डिवाइड में ज्यादा नंबर में होगा। तो ज्यादा डोमिनेटिंग किस पे डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास पे। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होगा यदि ज्यादा है तो मोलैलिटी क्या आएगा कम आएगा, मोलैलिटी कम आएगा तो डेल्टा टीएफ क्या है डेल्टा टीवी क्या आएगा कम आएगा, डेल्टा टीवी कम आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा लोएस्ट आएगा। तो आंसर इसमें देखो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास वाला कौन सा है सुक्रोज है, तो ये क्या आ जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा सबसे कम आएगा। अब तुम्हें लग रहा है इसमें सब में आई की वैल्यू 1 1 1 है, इसमें आई की वैल्यू 2 है, बट यहाँ पे आई से ज्यादा डोमिनेटिंग डिपेंड कौन करने वाला है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो यहाँ पे 1% सुक्रोज आंसर आ जाएगा। नंबर 14 देखते हैं, क्या कह रहा है बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ एन हेप्टेन एंड इथाइल अल्कोहल, एन हेप्टेन है और इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। इनका क्या है सोल्यूशन है, तो उसके बारे में दिया गया पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन किस टाइप का होगा, ठीक है। तो पहले बात तो ये देखो कि 3 लिखाया गया था आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन, ठीक है।
तो सबके एग्जांपल्स थे। देखो आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, जैसे बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, ठीक है, C6H5Cl है और C6H5Br है, इस टाइप के रहेंगे जिनके मॉलिक्यूल फॉर्मूला सिमिलर टाइप के रहे, तो वो क्या होता है आइडियल सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे n-हेप्टेन है, यहाँ पे एक एल्कोहल है, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, तो आइडियल सोल्यूशन तो होगा नहीं। अब पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो इसके लिए भी बताया गया था क्या क्या कंडीशन चेक करना होता है। तो देखो इथाइल एल्कोहल अगर अकेले रहेगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब n-हेप्टेन आ जाएगा तो उसके बीच में क्या होगा, इथाइल एल्कोहल के बीच में क्या आ जाएगा, n-हेप्टेन आ जाएगा। तो n-हेप्टेन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज करेगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पास दूर दूर रहेंगे, दूर दूर तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा, ज्यादा वॉल्यूम तो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन आइडियल तो नहीं होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन करेक्ट है, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि पहले इथाइल एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दिया हुआ है, 296 टॉर दिया हुआ है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर इतना है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है वेपर प्रेशर में कितनी कमी हो जाए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है। यदि क्या कर रहे हैं 0.1 m मतलब 0.1 m क्या है, मोलिलिटी दिया हुआ है, सोल्यूट को क्या कर रहे हैं हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो ये देखो ये राउस फ्लो में पढ़ा हुआ था कि पीए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पीए नॉट माइनस पीए किसके बराबर होता है, पीए नॉट इंटू एक्स XB, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है पीए नॉट इंटू XB। जैसे पीए नॉट माइनस पीए डिवाइडेड पीए नॉट क्या था, XB सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर था। अब देखो सॉल्यूट देखो पीए नॉट तो पता है, XB नहीं पता, XB के लिए क्या है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो निकाल लो यहाँ से XB की वैल्यू क्या हो जाएगा। चलो मोलिलिटी क्या और x में रिलेशन पता है, m इक्वल टू क्या होता है, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला पड़ा हुआ। तो यहाँ से देखो 0.1 हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 1000 डिवाइड बाई, एक और सोल्यूशन होगा क्या होगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, ये 15.5 आएगा। यहाँ से क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू जो भी आएगा इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पीए नॉट दिया हुआ 296 इंटू एक्स से कर देंगे तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि कॉपर है, कॉपर की स्लाइस वगैरह किसमें, एफसीसी यूनिट सेल में। तो इसका एज लेंथ बताना है, अगर रेडियस दिया हुआ है तो सिंपल सा एफसीसी यूनिट सेल के लिए ए और आर में क्या रिलेशन था, √2a इक्वल टू 4r। तो यहाँ से आर की वैल्यू दिया हुआ है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r, आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.28 डिवाइड बाई √2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इतना एंगस्ट्रॉम में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि इतने एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, इसका एज लेंथ हो जाएगा, ठीक है। √2 की वैल्यू कितना 1.414 होता है, सॉल्व कर लेंगे आगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि विच इज नॉट ट्रू फॉर द हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। तो ये पढ़ा हुआ था, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग के लिए दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट सही है नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 12, करेक्ट है, क्योंकि क्या था जो ये एटम था जो बीच वाला, किसी एक एटम के रिस्पेक्ट में देखते थे कितने साइड में कितने थे, 6 एटम थे, 6 एटम टच कर रहे थे, 3 एटम इसके ऊपर थे और 3 एटम इसके नीचे थे, तो टोटल कितने एटम टच करते थे 12 एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 12 था। पैकिंग एफिशिएंसी 74 एफसीसी के बराबर ही होता है, एफसीसी का भी कितना था 74, इसका भी कितना था 74, तो ये भी करेक्ट है। अब ये देखो ये दो लेयर के बारे में बोला जा रहा है, तो देखो दो चीज पढ़ा गया था, क्लोजेस्ट पैकिंग में एफसीसी था, उसी को सीसीपी भी बोलते हैं, और एचसीपी था। इसमें किस टाइप की पैकिंग थी, एबीसी टाइप का था, मतलब फोर्थ लेयर क्या था फर्स्ट लेयर के सिमिलर था। एचसीपी में क्या था ए बी, ठीक है, मतलब थर्ड लेयर किसके सिमिलर होता था, फर्स्ट लेयर के क्या होता था सिमिलर होता था। तो देखो थर्ड लेयर इज सिमिलर टू द फर्स्ट लेयर, तो ये करेक्ट है। इसमें क्या है फोर्थ लेयर इज सिमिलर टू द फर्स्ट लेयर, फोर्थ लेयर कौन सा होगा ये वाला है, और फर्स्ट लेयर कौन सा था, ये दोनों तो सिमिलर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। इतने ग्राम NaCl में क्या बताना है, कितने यूनिट सेल होंगे। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल में कितने NaCl थे। एक यूनिट सेल में 4 NaCl प्रेजेंट था, मतलब NaCl के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे एक यूनिट सेल में। अब चलो यहाँ से यूनिट सेल कैलकुलेट करना है, तो अभी तो पहले ये निकाल लेते कितने NaCl है। तो देखो मोल निकालो, 58.5 डिवाइड बाई यहाँ से कितना है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी NaCl कितना होता है, 58.5 होता है। तो मोल 1 आ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, 6.02 × 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, देखो 4 से 1 हो रहा है, तो इतने से कितने होंगे, डिवाइड कर देंगे कितना, 4 से। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल 6.02 × 10⁻23 डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, इसको डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 हो जाएगा, 1.220 ये कितना 5, 1.5 × 10 पर कितना जाएगा 23, ये आंसर आ जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, CSBr क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर, किसमें प्रेजेंट है, BCC में। इसका एज लेंथ कितना दिया हुआ, 4.3 एंगस्ट्रॉम दिया है। देन द शॉर्टेस्ट इंटरआयनिक डिस्टेंस बिटवीन CS+ और Br-। तो एक चीज देखो, अगर क्या है, किसमें BCC में है, तो BCC में किसके अलोंग एटम टच करते हैं, बॉडी डायगोनल के अलोंग, बॉडी डायगोनल के अलोंग। ठीक है, तो एक एटम यहाँ पे कॉर्नर पे हो गया, ये बीच में हो गया बॉडी डायगोनल के, और एक ये हो गया ये वाला रेडियस। तो अगर ये मान लो Br- है, ये CGM है, और ये Br- है, तो शॉर्टेस्ट इंटरआयनिक डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये पूरी डिस्टेंस क्या होता है, √3a होता है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3a/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, √3a/2। इंटरआयनिक डिस्टेंस इसकी वैल्यू कितना है, √3a/2, यानी कि √3a/2 a की वैल्यू तो दिया हुआ है 4.3 एंगस्ट्रॉम, और इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना इंटरआयनिक डिस्टेंस हो जाएगा। 20 देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि आयनिक क्रिस्टल का AB टाइप का है। ठीक है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना है, 0.4। तो कौन सा बताना है, इसमें से कौन से वाइड में प्रेजेंट होगा। तो डिफरेंट वाइड के लिए क्या लिखा गया है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो लिखाया गया था 0.155 से लेकर कितना था, 0.225 क्या था, प्लेन ट्रायंगल था या ट्रायंगल प्लेनर था, प्लेन ट्रायंगल या ट्रायंगुलर प्लेनर बोल सकते हैं। 0.225 से लेकर कितना, 0.414 क्या था, टेट्राहेड्रल था। और इसी रेंज में क्या है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0.4 है, तो 0.4 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर होगा नहीं, स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या 0.414 से क्या था, 0.732 तक था। ऑक्टाहेड्रल के लिए कितना था, प्लेन ट्रायंगल के लिए ये, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है।